नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने देश दुनिया में तहलका मचा दिया है, लेकिन ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब एक बार फिर उन्होंने हिंदुस्तान समेत अन्य ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी है। वहीं ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का लगातार विरोध देखा जा रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इसके लिए वो सेना के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच जंग भी छिड़ सकती है। तो क्या ट्रंप के शासन में छिड़ेगी एक और जंग? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान सरकार के बीच फिर शुरू होगी वार्ता। पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश, महिलाओं के खेल पर रोक। और चलते चलते में देखेंगे एस्टेरॉयड के नमूनों में छिपा जीवन की उत्पत्ति का रहस्य। तो डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के अपने फैसले पर अड़ गए हैं, जबकि उनके इस फैसले का ग्रीनलैंड, डेनमार्क न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र में सैन्य कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। हालांकि ग्रीनलैंड के 85% लोगों ने ट्रंप के साथ जाने से, यानी अमेरिका का हिस्सा बनने से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इसे लेकर अब उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है। रूबियो ने कहा कि ग्रीनलैंड को खरीदने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी कोई मजाक नहीं है। एक कार्यक्रम में रूबियो ने कहा कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं और उन्होंने इसे खरीदने के लिए सैन्य दबाव बनाने से भी इनकार नहीं किया है। ये केवल भूमि अधिग्रहण का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और इसे हल करने की जरूरत है। रूबियो के इस बयान से साफ है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए सेना के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ग्रीनलैंड को लेकर नई जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो हालात है, ऐसे में अगर सेना की भागीदारी भी होती है तो जल्दी ही ये जुबानी जंग सेना की लड़ाई में बदल सकती है। इस बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ब्रिक्स देश ये समझ ले कि वे अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल बीते कुछ वक्त से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी शुरू कर सकते हैं, जिसे लेकर ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं और अब उन्होंने इसे लेकर ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि ये हॉस्टाइल देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाए और ना ही किसी अन्य करेंसी को सपोर्ट करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि ऐसा नहीं होने पर इन देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। उन्हें कोई और बाजार ढूंढना होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि ब्रिक्स देश इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य करेंसी को तवज्जो दे। ट्रंप के बयानों ने ब्रिक्स देशों की चिंता बढ़ा दी है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की चेतावनी दी है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए भी हालात तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई से बातचीत दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई है। यही नहीं, उन्होंने देश के वर्तमान मुद्दों का हल निकालने के लिए एक संसदीय समिति का गठन करने की पेशकश भी की। जानकारी के मुताबिक संघीय कैबिनेट की बैठक में उन्होंने पीटीआई के साथ हुई पुरानी बातचीत का भी जिक्र किया। पीटीआई के साथ पिछली वार्ताएं नाकाम होने के बाद शरीफ सरकार ने ये पेशकश की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान सरकार और पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के बीच एक बार फिर वार्ता का दौर शुरू हो सकता है। बता दें कि दोनों ही पक्षों ने पिछले साल 23 दिसंबर को वार्ता शुरू की थी, लेकिन 3 बैठकों के बाद ही ये बातचीत बंद हो गई। वार्ता तब खत्म हुई जब पीटीआई ने 9 मई 2023 और पिछले साल 26 नवंबर की घटनाओं पर न्यायिक आयोगों के गठन में देरी के मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच लिए। बातचीत विफल होने के बाद पीटीआई ने फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि पिछले साल हुए चुनावों में कथित धांधली के विरोध में 8 फरवरी ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। इस बीच संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम शहबाज शरीफ ने आगे का रास्ता सुझाते हुए कहा कि न्यायिक समिति की जगह पर घटनाओं की जांच के लिए संसद के सदस्यों वाली एक समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें दोनों पार्टियों के सदस्य शामिल हो। उन्होंने कहा कि समिति का गठन उसी तर्ज पर किया जाना चाहिए जैसा कि 2018 में किया गया था, जब पीटीआई सत्ता में थी। तब शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले विपक्ष ने चुनाव संबंधी जांच की मांग की थी।
बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता नियमित तौर पर उनसे मिलकर उनके खिलाफ कानूनी मामलों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हैं। हाल ही में पीएम शरीफ के सहयोगी और वार्ता दल का हिस्सा रहे राणा सनाउल्लाह ने पीटीआई पर अड़ियल रवैये का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की थी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की राह पर चल पड़े बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान के नक्शे कदम पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब तो मुस्लिम महिलाओं का भी जीना मुहाल हो गया है। बांग्लादेश में महिलाओं का फुटबॉल खेलना इस्लाम विरोधी हो गया। महिलाओं का फुटबॉल खेलने का मतलब है जिंदगी से हाथ धोना। पहले बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री के कार्यक्रम को कट्टरपंथियों ने रद्द कराया, अब कट्टरपंथियों ने महिला फुटबॉल मैच को रद्द करा दिया। ये सब तब हो रहा है जब नोबेल पुरस्कार वाले यूनुस का बांग्लादेश में राज है। दरअसल पिछले हफ्ते मशहूर फिल्म अभिनेत्री के रेस्टोरेंट उद्घाटन समारोह को कट्टरपंथियों ने जबरन रद्द कराया था और अब कट्टरपंथियों ने महिला फुटबॉल मैच को पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ बता दिया। स्थानीय मदरसे में पढ़ने वाले लड़कों ने फुटबॉल मैच जहां होना था वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक स्थानीय आयोजकों ने बताया कि उत्तर पश्चिमी शहर जयपुर हाट में जिला महिला टीम और निकटवर्ती रंगपुर की टीम के बीच एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच होना था, लेकिन आयोजन स्थल और उसकी सुविधाओं में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कट्टरपंथियों ने कहा कि इस्लाम हमें महिलाओं को मर्यादा के दायरे में रखने की शिक्षा देता है। महिलाओं के खेल को बढ़ावा देकर आप अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इन गतिविधियों को बंद कर दें, नहीं तो भविष्य में आपको इसके और गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इस मामले पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कट्टर सोच का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा और सरकार इसके खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। इस तरह की घटनाओं से ये साफ होता दिख रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। आपको बता दें कि यूनुस के इस्तीफे की लगातार मांग उठ रही है। उन पर बांग्लादेश के हालात को काबू ना कर पाने के चलते उनके खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे एस्टेरॉइड के नमूनों में छिपे जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को। तो बेन्नु उल्कापिंड से लौटे नासा के ओसाइरिस रेक्स यान के सैंपल से पता चला कि उस एस्टेरॉइड पर जीवन के तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन और पानी भी मौजूद है। इसमें डीएनए और आरएनए के 5 न्यूक्लियो बेसिस और प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड्स में से 14 मौजूद हैं। नासा के सैंपल रिटर्न मिशन में पता चला कि जो मिट्टी और धूल का सैंपल लेकर ओसाइरिस रेक्स आया था वो दुनिया के बहुत काम का है। नासा के इस यान ने 1650 फीट चौड़े एस्टेरॉइड का सैंपल लेकर धरती पर भेजा। जांच करने के बाद नासा ने कहा कि सैंपल की पहली रिपोर्ट जांच सामने आ चुकी है। बता दें कि ये रिसर्च नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुई है। नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डेनियल जेल्विन ने कहा कि हमें जो नतीजे मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। ये सैंपल जीवन की उत्पत्ति करने वाले बेसिक तत्वों को संजोए हुए हैं। इसका मतलब पूरे उल्कापिंड पर न जाने जीवन का कितना बड़ा भंडार मौजूद होगा। आपको बता दें कि बेन्नु उल्कापिंड 159 साल यानी 24 सितंबर 2182 को धरती से टकरा सकता है। इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। नासा ने ओसाइरिस रेक्स मिशन को उसकी मिट्टी के सैंपल लाने के लिए भेजा था ताकि ये पता चल सके कि वो कितना मजबूत उल्कापिंड है। उसे मिसाइल से अंतरिक्ष में उड़ाया जा सकता है या दिशा बदलने के लिए किसी हथियार को अंतरिक्ष में भेजने की जरूरत है। इसकी टक्कर से बनने वाला गड्ढा करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये समुद्र में गिरा तो तबाही और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी की लहरें आसपास के द्वीपों या देशों में भयानक तबाही मचा सकती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।